साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के अंदर एक पाटेगढ़ इलाका था और एक साहू फैमिली वहां पर रहती थी, जिसमें घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उनके पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ जीमा मणि साहू भी होती हैं। जहां रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल होती हैं। उनका बेटा सौम्य शेखर भी बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जबकि उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस समय अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए वो भी वहां घर पर आई हुई थी। खैर, 18 फरवरी 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले सौम्या शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हो गई। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शादी के 5 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वो वापस कजाकिस्तान जा रही थी। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ गए हुए थे। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी, यानी कि अब घर पर सौम्या शेखर, उसकी पत्नी रीमा और दादी, ये 3 लोग ही होते हैं। 12:45 के आसपास का ये समय होता है। शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बातें कर रही थी। वो खाने में ग्रीन बैंगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी अचानक सौम्या को उनकी गेट की कुंडी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने जाकर के देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम का एक पार्सल होता है। बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा हुआ था कि इसे एसके सिन्हा ने रायपुर यानी कि उड़ीसा से करीब 230 किलोमीटर दूर से भेजा हुआ था। उस पार्सल को हर एक कागज में कवर किया गया था, जिसमें से सफ़ेद धागा बाहर निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी जीमा मणि साहू भी पार्सल देखने के लिए आ जाती हैं। सौम्या शेखर ने अपने पत्नी से कहा कि मुझे तो ये शादी का गिफ्ट लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को भी नहीं जानता हूँ। बातें करते हुए सौम्या शेखर उस पार्सल को भी खोल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस धागे को खींचा तो रसोई में बहुत जोर का धमाका हो जाता है। वहाँ पर एक बिजली सी दौड़ जाती है और धमाका इतना ज़्यादा जोरदार का था कि वो तीनों इधर उधर बिखर जाते हैं। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगता है। उस धमाके से छत का प्लास्टर फट जाता है और वाटर प्योरीफायर भी टूट करके बिखर जाता है। खिड़की भी कई टुकड़ों में टूट करके दूर जाकर गिर जाती है। वो तीनों दर्द से तड़पने लग जाते हैं। वही उनके जिस्मों से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैल जाता है। दादी जीमा मणि साहू आग के लपटों में घिर गई थी। सौम्या शेखर ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा था कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। ये वो उसके आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुने थे। आग ने रीमा के चेहरे और बाहर को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर चुका था। वो सांस लेने के लिए एकदम छटपटा रही थी, क्योंकि मलबा रीमा के आंखों में भी भर गया था, जिससे उसकी नज़र धुंधली होती चली जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी थी। वो रेंग रेंग कर बेडरूम तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तैनात अपनी सास को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से ये पूछते हुए दौड़ते हुए चले आ रहे थे कि शायद उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया है, मगर वहाँ का दृश्य देख करके पड़ोसियों की भी हालत वहाँ बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर फ़ोन किया।
परेशान हाल पड़ोसियों ने आनन फानन में ही उन तीनों घायलों को उठा करके बाहर खड़ी एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। लेकिन सौम्या शेखर और दादी जीमा मणि साहू के हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। असल में वो दोनों 90% जल चुके थे, लेकिन रीमा करीब 40% ही जली थी, इसीलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ के वन वार्ड में उसका इलाज वहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी हालत भी वहाँ पर गंभीर बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और जांच में जुट जाती है। पुलिस ने यहाँ पर जांच में पाया कि ये घटना गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने बम स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में एंटर करती है तो वो लोग तुरंत ये समझ जाते हैं कि ये बम स्फोट होता है, क्योंकि उन्होंने रसोई से बारूद की गंध महसूस करी थी। अब पुलिस को भी यहाँ यकीन हो गया था कि ये बम स्फोट ही है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में बम कैसे आ गया। और जो 3 लोग इस बारे में जानते थे या फिर कुछ बता सकते थे, उनमें से 2 लोग यानी कि सौम्या शेखर और उसकी दादी की यहाँ मौत हो चुकी थी, जबकि रीमा भी अभी बात करने के बिल्कुल स्थिति में नहीं थी। इसीलिए पुलिस रीमा के हालत के बेहतर होने का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। फिर 1 सप्ताह बाद यानी कि 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत में यहाँ सुधार आती है। फिर उसके बाद उससे थोड़ी पूछताछ करी जाती है। रीमा ने पुलिस को उस समय केवल इतना ही बताया था कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास उनके घर पर स्काई किम सर्विस से एक पार्सल आया हुआ था। इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय गवाए तुरंत स्काई किम कोरियर ऑफिस पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है जिसने वो पार्सल डिलीवर करा था। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश करती है कि वो पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान ये पता चलता है कि वो पार्सल किसी SK सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा हुआ था, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि वो नाम और एड्रेस दोनों ही फर्जी होते हैं। और यहीं पर पुलिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल पुलिस ने मीडिया को इस केस में जानकारी देते समय गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम SK सिन्हा के बजाय RK शर्मा बता दिया था, लेकिन पुलिस की ये गलती भी आगे चल करके इस केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सुराग बन जाता है। अब क्योंकि ये नाम कातिल का होता है, इसीलिए ये गलत नाम मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे उड़ीसा में फैल जाता है और पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस इसी तरीके से जांच करती रही और जब उस स्काई किम कोरियर ब्रांच का CCTV फुटेज चेक करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई CCTV कैमरा ही नहीं होता है। इसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ करी। पुलिस ने शेखर के माता पिता से भी पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या फिर उनकी किसी से कोई रंजिश है। इस पर शेखर की मां ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें किसी पर कोई शक है। लेकिन फिर संयुक्ता ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम पुंजीलाल मेहर होता है, उनके साथ मेरी कहाँ सुनी हुई थी। दरअसल पुंजीलाल मेहर काफ़ी समय से उस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, लेकिन इस घटना के 5 महीने पहले उसे वहाँ से हटा करके शेखर साहू की माँ संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारी किसी से कोई ऐसी रंजिश तो नहीं थी कि कोई हमें बम से मार डाले। संयुक्ता साहू की नज़र में तो पुंजीलाल मेहर से हुई कहासुनी भी एक छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस के लिए ये छोटी सी बात नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने पुंजीलाल से पूछताछ करने का फैसला कर लिया।
लेकिन उससे पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पुंजीलाल मेहर को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले ही जब शेखर रीमा से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी शेखर के फ़ोन पर एक कॉल आई हुई थी। शेखर ने रीमा को होल्ड करके कॉल उठाया था, तो दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए और अगर तुमने उससे शादी की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। शेखर साहू ने ये बात रीमा को भी बताई थी, मगर रीमा को भी ये नहीं पता था कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता था। लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति ने दोबारा फ़ोन नहीं किया था, इसीलिए वो दोनों भी धीरे धीरे इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि पुलिस के लिए ये जानकारी काफ़ी अहम होती है। इसीलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फ़ोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि वो व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया कि मैंने ही शेखर को फ़ोन करके धमकी दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो रीमा से शादी करे, लेकिन मुझ में बम विस्फोट की योजना बनाने और किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। लेकिन पुलिस को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद वो बार बार यही बात कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी करा, जिससे ये पता चला कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए पुलिस ने उसे भी वहाँ पर रिहा कर दिया। इसी तरीके से करते करते इस वारदात को 3 सप्ताह बीत जाते हैं। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कोरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय स्टाफ के अलावा 100 से भी अधिक ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है, जिसके वजह से इस मामले की जांच वहीं की वहीं रुकी रहती है, क्योंकि अब पुलिस पर भी जांच को लेकर के सवाल उठ रहे थे। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू कर दी, क्योंकि उस कोरियर ऑफिस के अंदर और बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस इलाके में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है पार्सल एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था, ना कि आर.के. शर्मा के नाम से। रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उस लेटर में एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई थी कि प्लीज़ निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़ करके उनसे अनावश्यक सवाल पूछ करके जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें। इस लेटर को पढ़ने के बाद बोलांगीर पुलिस तुरंत उस लेटर की एक कॉपी निकलवाता है और क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण मल्होत्रा को भी भेज देता है। अरुण मल्होत्रा भी उस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी इस लेटर को भेजा है उसने ही वो पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता था कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से एसके सिन्हा की जगह आर.के. शर्मा बताया हुआ था। हालांकि लोग तो पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम आर.के. शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, लेकिन वो लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से कई लोगों के हाथों से होता हुआ आया था। इसीलिए फॉरेंसिक जांच में भी फिंगरप्रिंट के सही निशान नहीं मिल सके थे। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि क्यों ना ये लेटर शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए, हो सकता है वो लोग इस हैंडराइटिंग को पहचानते हो। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया।
पहले तो शेखर के घर वालों ने कहा कि उन्हें तो इस हैंडराइटिंग से किसी पर कोई शक नहीं है और उन्हें नहीं पता कि ये लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन फिर अचानक शेखर की माँ संयुक्ता साहू की नज़र उस लेटर पर एक जगह आकर के ठहर जाती है, जिसके वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। असल में उन्हें अब एक व्यक्ति पर शक होने लगा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर ही होता है। हालांकि पहले पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत ना मिलने की वजह से उसे वहां से रिहा कर दिया था। शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया था क्योंकि लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां संयुक्ता साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरीके के वर्ड अपने कॉलेज के प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना है और देखा है। लेकिन यहाँ पर फर्क केवल इतना ही होता है कि वो बातचीत के दौरान कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही पूंजीलाल मेहर को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार उससे कड़ाई से पूछताछ करी जाती है। पूंजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती के आगे बहुत जल्दी टूट जाते हैं और फिर उसने इस वारदात के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुन करके हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल साल 2009 में जब पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था तो उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं होती हैं। लेकिन फिर 2014 में संयुक्ता साहू का ट्रांसफ़र ज्योति विकास कॉलेज में यानी कि पूंजीलाल मेहर के कॉलेज में हो जाता है और तभी से वहाँ पर क्लेश शुरू हो जाता है, क्योंकि संयुक्ता साहू पूंजीलाल मेहर से सीनियर होती हैं, तो इसीलिए अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल संयुक्ता साहू को ही होना चाहिए था। लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से संयुक्ता साहू और पूंजीलाल मेहर में विवाद होने लगा था। लेकिन पूंजीलाल ये तो यहाँ समझ ही गया था कि आज नहीं तो कल उसे प्रिंसिपल की कुर्सी जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी, और फिर होता भी यही है, क्योंकि साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी कि पूंजीलाल को ना चाहते हुए भी वो कुर्सी वहाँ पर छोड़नी ही पड़ती है, जिसके वजह से पूंजीलाल मेहर के अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है और तभी से वो बदला लेने के बारे में सोचना लगा था और कुछ ऐसा तरीका वो ढूंढने लगा था जिससे उस पर कोई शक भी ना हो। और वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि इन सब की जिम्मेदार संयुक्ता साहू ही है। असल में नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया था। वो प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इस हद तक पागल होता है कि उसने संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर पूंजीलाल ने बोलांगीर पुलिस के सामने पूछताछ में ये स्वीकार किया कि पार्सल बम खुद उसी ने बनाया हुआ था। उसने बम बनाने का तरीका भी कई फिल्में और वीडियोस देख करके सीखा हुआ था। उसके लैपटॉप में भी पार्सल बम बनाने के 12 अलग अलग तरीके मिले हुए थे। बम बनाने के लिए उसने कॉलेज के ही लैब से ही कुछ रसायन चुराए हुए थे। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर ही बाजार से कुछ विस्फोट में काम आने वाली सामग्री भी खरीदी हुई थी और फिर पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ विस्फोटक उसने ज़मीन में गाड़ दिया हुआ था। सब कुछ एकदम तैयार हो जाने के बाद वो पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतज़ार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां संयुक्ता ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दे दिया और इस तरीके से आखिरकार उसे वो मौका मिल जाता है जिसका वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। उसने पार्सल को शादी के गिफ्ट के रूप में देने का प्लान बना लिया। प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ने यह तय किया कि इस पार्सल बम को वो रायपुर से खुद ही कोरियर करेगा। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को भी वो हमेशा की तरह ही कॉलेज जाता है और क्लास लेता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर पर जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, इसलिए उसने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया।
इसके बाद पार्सल को लेकर के वो रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और फिर उसने अपने गाड़ी को वहीं पार्क किया और बिना टिकट लिए ही रायपुर के ट्रेन में चढ़ जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टिकट लेने जाएगा तो शायद सीसीटीवी कैमरे में भी आ सकता था। इसके बाद जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पर पहुंचती है तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकल करके उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और फिर शाम 5 बजे के आसपास वो एक कोरियर ऑफिस पर पहुंचता है। कोरियर ऑफिस के पास पहुंच करके उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दे दिया और उससे कहा कि ये पार्सल इस एड्रेस पर भेजना है। ऑटो ड्राइवर पूंजीलाल से पार्सल और एड्रेस लेकर के चला जाता है, जबकि पूंजीलाल ऑटो में ही बैठा रहता है। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर ने अंदर जाकर के कहा कि वो एक पार्सल भेजना चाहता है तो कोरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है, और जवाब ना जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वहां वापस आ जाता है और उसने पूंजीलाल से कहा कि वो लोग पूछ रहे हैं कि इस पार्सल में क्या है। इस बात से पूंजीलाल यहाँ गुस्से में आ जाता है और वो पार्सल लेकर के वहाँ से चला जाता है। फिर पूंजीलाल ने थोड़ी दूर पैदल चल करके एक दूसरा ऑटो ले लिया और ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरे कोरियर ऑफिस पर जाना है और फिर वो स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर आ जाता है। पूंजीलाल ने इधर उधर देखा तो उसे वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ऑटो से उतरता है और अपने चेहरे से गमछा हटा देता है और जल्दी से ऑफिस के अंदर चला जाता है। उसने पार्सल भेजने के लिए दे दिया, लेकिन वहाँ पर भी यही पूछा गया कि इस पार्सल में क्या है। पूंजीलाल मेहर ने उन्हें बता दिया कि इस पार्सल में मिठाई है। लेकिन अजीब बात यहाँ पर यह होती है कि कोरियर वालों ने भी उसका विश्वास कर लिया था। पार्सल को उसके फर्जी नाम SK सिन्हा से बुक कर दिया गया और संयुक्ता साहू के घर में भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद वो तुरंत ही अगले ट्रेन से वापस अपने घर आ जाता है। इसके बाद अगला दिन भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल होता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पूंजीलाल कॉलेज जाने लगता है और उस पर किसी को शक न हो, इसीलिए उसने शेखर की शादी में जाकर के उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी थी। इधर वो पार्सल 20 फरवरी को शेखर साहू के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन उनके घर पर रिसेप्शन पार्टी होती है, इसलिए 20 फरवरी को पार्सल वापस लौट जाता है और फिर 3 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी तभी वो पार्सल डिलीवर कर दिया गया, जिसके वजह से ये वारदात हुई थी। इसके बाद पूंजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था और इस तरीके से पूंजीलाल मेहर ने अपने अपराध को यहाँ स्वीकार कर लिया था। उसके खिलाफ अब काफ़ी सबूत थे, जिसमें कोरियर बिल की वो स्लिप जो शेखर के घर पर भेजी गई थी और SP को भेजा गया वो लेटर भी एक अहम सबूत होता है। इसके बाद पूंजीलाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर 24 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी और उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूंजीलाल मेहर भी फिलहाल जेल में ही है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। वो हॉस्पिटल से अपने ससुराल आ चुकी थी। शादी के केवल 5 दिन बाद ही वो रीमा जिसने अपने पति को खो दिया था, उसने कहा कि शेखर ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। रीमा का कहना था कि वो दूसरी शादी अब कभी नहीं करेगी, यानी कि सौम्या शेखर साहू के चले जाने के बाद अब रीमा शेखर साहू के माता पिता के साथ ही रहती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।